हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मॉडल पेपर पर। इतिहास का ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो भी हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिंपल सरल शब्दों में आपको पूरा पेपर हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे निर्देश वगैरह देख सकते हैं। सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। बहुविकल्प क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ था। हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। आपका जवाब होगा यहाँ पे हड़प्पा पहला स्थल था जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की है। मुद्राक्ष, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी, कथा सरिता सागर। इसमें सही जवाब का हो जाएगा, इसमें सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। ये क्षेमेंद्र की प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। हिटलर, डिज़रायली, नेपोलियन या फिर बिस्मार्क की। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का नेपोलियन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। आगे है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। अशोक, बिंदुसार, कुणाल या बृहद्रथ। जिसमें सही जवाब का डी वाला हो जाएगा। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। अगला है वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था। माधवी, अमरपाली, तिष्या, रचिता या फिर देवानी। जिसमें सही जवाब का हो जाएगा अमरपाली, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है। कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में। इसमें आपका जवाब हो जाएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो 13वीं होती है वो युद्ध के बाद होती है, तो आप यहाँ पे 13वीं और कलिंग का युद्ध आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पे है फायान किसके शासन काल में भारत आया था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर अशोक का। तो 7वें का राइट आंसर इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। फायान इन्हीं के शासन काल में भारत आया था। 8वां नंबर क्वेश्चन की पंचतंत्र किसकी रचना है। पंचतंत्र वारभट्ट की रचना है, कालिदास की, चाणक्य या फिर विष्णु शर्मा की। सही जवाब इसमें विष्णु शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। नंद वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्यक वंश से बिंबिसार जो है ये संबंध था हर्यक वंश से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10वें पर। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे। जैन, ईसाई, बौद्ध या फिर हिंदू। तो सही जवाब हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित थे। ये क्वेश्चन है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। जो विशाल अन्नागार है ये कहां से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा, रोपड़ या फिर कालीबंगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार भी मिले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष क्या है। 1920, 1922, 1923 या फिर 1921 में। तो माधव स्वरूप जो है इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 1921। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है गुप्त शासन का आरंभ, कनिष्क का राजरोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत या अशोक का शासन। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। ये आपके ऐतिहासिक जो तिथि है उसमें पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है चौथा क्वेश्चन है कि सूफी संत का दरगाह अजमेर में है। किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो है अजमेर में किसका दरगाह है मानचित्र में भरने के लिए। जिसमें जवाब सही हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है ये आपका अजमेर में पड़ता है और अजमेर पड़ता है राजस्थान में। मानचित्र में जो है भरने के लिए जब आएगा तो आप इसे जो है आसानी से भर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसका कथन है। सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या फिर बलबन का। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा निजामुद्दीन
औलिया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, राम राय, देव राय द्वितीय या हरिहर और बुक्का? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन डेट वाला भी पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसमें सही जवाब का बाबर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है व्यपगत नीति। व्यपगत नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंगसन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की जो है व्यपगत नीति, जो हड़प नीति है जिसे कहा जाता है, वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वां है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जो माई एक्सपेरिमेंट जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लेखक हैं वो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब उपराष्ट्रपति हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हड़प्पा जो संस्कृति है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन देखिए, कह रहा है कि जल निकासी व्यवस्था सामान्य और अनियोजित थी। क्या यह बात सत्य है? आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नियोजित थी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा अनियोजित, तो ये तो नहीं सही है। ठीक है, अगला है यहाँ पे सबसे विशिष्ट तत्व शहरी केंद्रों का विकास था। तो यहाँ पे शहरी केंद्र वहां पे बनाए गए थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में शहरी केंद्र देखने को मिलते हैं, ये बात यहाँ पे राइट है। अगला कथन देखिए, बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग दूसरा निचला शहर या निचला नगर। बात ये भी राइट है क्योंकि दुर्ग और निचला नगर में डिवाइड था। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे जो है डिवाइड था, जो ऊंचे स्थान थे यहाँ पे दुर्ग होते थे यानी राजा का किला होता था, और जो निचला स्थान था यहाँ पे जो समाज के लोग रहते थे वो यहाँ पे सैनिक वगैरह रहते थे। तो इस प्रकार से ये भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगला है कि सड़कें ग्रिड जो है पैटर्न पर आधारित नहीं थी, इसमें नहीं लिखा है, जबकि ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, मतलब सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है आपका ये भी राइट नहीं होगा। तो इसमें दो आपका सही, कौन सा? एक खा सही है, दूसरा गा सही है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि केवल का सही है, खा और का सही है, खा और गा सही है, गा और घा सही है। तो इसमें दो आपका राइट आंसर था, कौन कौन सा? ये दूसरा वाला ये राइट आंसर था और ये गा वाला। तो खा और गा, खा और गा सही, यानी इसका मतलब तीसरा वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर देखिए, अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। क्या ये बात सत्य है? हाँ, अशोक की जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थी, ये बात राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्रह्म लिपि थी। क्या ये बात सत्य है? ये भी बात सत्य है, जो अधिकांश अभिलेख थे वो ब्रह्म लिपि में थी। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। केवल का सही है, खा और का और खा दोनों सही है। हाँ बिल्कुल दोनों सही। तो इसमें आपका तीसरा वाला जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा बल्कि दूसरा होगा, तीसरा नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से ये वाला आपका दोनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है कि तेलुगु ग्रंथ अवमुक्त माल्यद का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो है कृष्णदेव राय से संबंध है, विरूपाक्ष से या हरिहर बुक्का से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तेलुगु ग्रंथ अवमुक्त माल्यद का संबंध जो है ये आपका पहला कृष्णदेव राय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमि होती थी? पोलज जो है किस प्रकार की भूमि होती थी? एक बंजर भूमि होती थी,
ऐसी भूमि जो वर्ष भर उत्पादन की योग्य थी, बहुत कम उपजाऊ भूमि थी, या 3-4 साल बाद प्रयोग में लाई जाने वाली योग्य भूमि थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन है दूसरा वाला, ये ऐसी भूमि जो वर्ष भर में उत्पादन की योग्य थी, यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पोलज का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त ने इस्तमारारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था, ये बताना है। कंपनी पर राजस्व अधिक बोझ बढ़ गया, या कंपनी ने किसानों ने कंपनी का सहयोग करना शुरू कर दिया था, या कंपनी को लगान के रूप में निश्चित राशि मिलने लगी थी। क्या ये बात सत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है कंपनी को लगान जो है निश्चित रूप में राशि मिलने लगी थी, यही इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब इसको मिलाना है। ठीक है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सुमेलित करना, इसको मिलाना है। ठीक है, जैसे आ वाला इसमें किस में मिलेगा, बा वाला किस में मिलेगा, सा वाला दा वाला किस में जो है इसमें मैच कराएगा। तो इसमें देखिए जो आ वाला है नहीं, जो खिराज है, ये आपका मिलेगा किसमें, एक प्रकार का ये कर है। ठीक है, अगर इसमें आपको 1-2 पता चल जाएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ का चौथा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इसमें मिला दीजिए, तो यहाँ पे आ का 4, ठीक है, यहाँ पे छोटा आ का 4 हो, यानी आ का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ का 4 कहाँ लिखा है, ये देखिए दूसरे इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला नहीं होगा, इसी 3 में से कोई होगा। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन कट चुका है, अब 3 ऑप्शन में ढूंढना है। अब अगला देखिए कुदाल लिखा गया है यहाँ पे, तो जो बा होगा वो बा आपका पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह है। जो कुदाल होता है ये पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, यानी बा का तीसरा, इसमें देखिए बा का तीसरा, तो बा का तीसरा यहाँ भी है, बा का तीसरा यहाँ भी है, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 ऑप्शन ये वाला। अब इसमें से ढूंढना है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें तीसरा देखिए हल, हल किसमें मिलेगा? अब जो हल है आपका, इसका जो सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये संथालों का प्रतीक माना जाता है। जो संथाल जनजाति हैं इनका प्रतीक माना जाता है, यानी सा का 2 सही होगा। तो सा का 2 कहाँ पे है, इसमें देखिए सा का 2 है, इसमें नहीं है, मतलब इसका एक कट जाएगा, तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तीसरा वाला यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बचा है, तो एक बचा है, इसे मिल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया गया था, क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल ये सही है, उसी कारण विवाद हुआ था। ठीक है, अगला है अंग्रेज नीतियों द्वारा भारतीयों का किया गया आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जो भारतीय थे उनके साथ में शोषण किया जा रहा था, इसका मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यपगत का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति या फिर विलय नीति किसके शासन काल में लागू की गई थी या किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेंजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन? इसमें सही जवाब आपका पहला वाला हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सन 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे 20 मई 1857, 18 मई 1857, 8 मई 1857 या फिर 10 मई 1857? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 10 मई 1857 को। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण भारत से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन है ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने शुरुआत की थी, फिर इसके बाद जो है 1917 में भारत में पहला उनका सफल सत्याग्रह आंदोलन होता है।